Institute of Education. Today I am conducting this session for grade 5. Subject is SS. We are discussing chapter number 5, the equatorial forest regions, and this is my session number 2 for this chapter. Already we have completed session number 1. So in session number 1, we learned regarding, that is in introduction to the chapter. Introduction में हमने क्या सीखा था कि ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन्स जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है. दे आर आइदर साइड्स ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के आइदर साइड्स में है, एंड दे कम अंडर द कॉन्टिनेंट्स लाइक साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया. देन उन कॉन्टिनेंट्स में कौन सी कंट्रीज में ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था. देन वी डिस्कस रिगार्डिंग द क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है ये हमने डिस्कस किया था. दिस रीजन इज फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इक्वेटर के आजू बाजू है तो हॉट क्लाइमेट रहेगा, हॉट एंड ह्यूमिड. देन 4 o'clock को थंडरस्टॉर्म्स होती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पूरे टाइम जो है वो गर्मी की वजह से रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स इनमें से वाटर इवोपरेट होते रहता है क्योंकि बहुत गर्मी है. और ये जब क्लाउड फॉर्मेशन होता है तो अराउंड 4 o'clock इन द इवनिंग यहाँ पर बारिश होती है. नॉर्मली दे आर कॉल्ड ट्रॉपिकल थंडरस्टॉर्म. इन बारिश को ट्रॉपिकल थंडरस्टॉर्म कहा जाता है. देन वी डिस्कस रिगार्डिंग द प्लांट लाइफ. प्लांट लाइफ के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया था जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि प्लांट्स, यहाँ पर जो प्लांट लाइफ है तो प्लांट्स में जो ग्रीनरीज है इनमें लेयर्स है, अलग अलग लेयर्स है. जो सबसे नीचे है उसे फॉरेस्ट फ्लोर कहेंगे, फॉरेस्ट फ्लोर. आफ्टर दैट अंडर स्टोरी, आफ्टर दैट कैनपी रीजन, और सबसे ऊपर जो एकदम हाइट पर है which receives highest rainfall and which receives highest sunlight, उस लेयर को emergent layer कहेंगे. ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. फॉरेस्ट फ्लोर में क्या आएगा? डिकम्पोज लीव्स, फ्रूट्स, ये सारे जो प्लांट के ऊपर से नीचे फ्लोर के ऊपर गिरते हैं तो ये बाद में मिट्टी के साथ मिल जाते हैं, तो ये डिकम्पोज लीव्स है, फ्रूट्स है, ये सारे के सारे फॉरेस्ट फ्लोर में आते हैं. देन अंडर स्टोरी में क्या आएगा? छोटे छोटे श्रब्स, छोटे कोई ट्री है, स्मॉल ट्रीज, फर्न्स मतलब कोई घास है, क्रीपर, ये सारे के सारे अंडर स्टोरी में आएंगे. कैनपी रीजन में क्या आएंगे कि जो वाइन्स है मतलब वेल, जो हम बोलते हैं वेल, ये सारे जो है वो कैनपी रीजन में आएंगे. ओके. एंड आफ्टर दैट कैनपी के बाद सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेयर, मैंने आपको शायद पिक्चर शेयर करके दिखाई थी, तो उस रीजन में है वो इमर्जेंट लेयर में सबसे टॉल ट्रीज आएंगे जो विच रिसीव हाईएस्ट सनलाइट एंड रेनफॉल. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ. वाइल्ड लाइफ मतलब जो एनिमल्स वहां पर रहते हैं. प्लांट्स के बारे में हमने ऑलरेडी प्लांट लाइफ के बारे में जानकारी हमने शेयर कर दी है, तो आज हम वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे एंड ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बींग्स कैसे यहाँ रहते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. इट इज देयर इन पेज नंबर 288 इन योर टेक्स्ट बुक. नाउ द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इज नेचुरल हैबिटेट for a variety of animal, birds and amphibians. Habitat का मतलब क्या है? See, it is given the place where a particular type of animal or plant is normally found. Habitat मतलब कोई भी ऐसी place है जहाँ पर वो animal, bird या amphibian. Amphibians means ऐसे animals है, are a group of cold-blooded animals like frog or toads. They have gills, live in water as larvae but breathe air like adults. मतलब ये एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं बट वो ब्रीदिंग जो है वो वाटर में नॉर्मल जैसा एडल्ट्स ब्रीथ करते वैसे करते, तो उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं. तो ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन में दे आर नेचुरल हैबिटेट है. नेचुरल हैबिटेट मीन्स
यहाँ पर किसी ह्यूमन बींग्स ने लाके उन एनिमल्स को प्लेस नहीं किया है, वो नेचुरली वहीं पर रहते हैं, उनका बर्थ वहीं पर हुआ है, उनका जो है फ्रॉम द बिगिनिंग दे आर फाउंड देयर। बहुत सारे एनिमल्स है, बर्ड्स है, एम्फीबियंस है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट रीजन है, तो फॉरेस्ट रीजन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन, तो फॉरेस्ट रीजन है तो बट ऑब्वियस है कि वेराइटी ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स तो होंगे ही, करेक्ट। नाउ मैं यहाँ अलग अलग एनिमल्स के नाम बोलूंगी, उन एनिमल्स के पिक्चर्स जो नॉर्मल कॉमन आपने देखे हैं उनके पिक्चर्स के बारे में नहीं बोल रही हूँ, कुछ जो नए नाम आप सुनेंगे अभी आगे एनिमल्स के या बर्ड्स के, उनके पिक्चर्स में यहाँ आपको शेयर करके दिखा रही हूँ, तो ये आप केयरफुली देखिएगा, पिक्चर्स चेंज होते जाएंगे। नॉर्मल एनिमल्स है तो उनके पिक्चर्स मैंने नहीं शेयर किए क्योंकि उनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, अगर कुछ नए नाम आप सुनेंगे तो उनके पिक्चर्स मैं शेयर कर रही हूँ, क्लियर। Many animals and birds such as monkeys, chimpanzees, flying fox, you can see it on the board, flying squirrel, see it on the board, and so on, live on trees. ये monkeys, chimpanzee, flying fox, flying squirrel, ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं, ये सारे जो है वो यहाँ पर ट्रीज के ऊपर रहते हैं। कहाँ पर? ट्रीज के ऊपर, क्योंकि ये जंगल का एरिया है, फॉरेस्ट रीजन है, तो ट्रीज है, तो ट्रीज के ऊपर ये सारे एनिमल्स या बर्ड्स रहते हैं। दे ऑल लिव इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में हमने अलग अलग लेयर्स पढ़े, ये सारे के सारे 4 लेयर, फॉरेस्ट फ्लोर, अंडर स्टोरी, कैनोपी, इमर्जन, तो इनमें से अलग अलग लेयर्स पर अलग अलग एनिमल्स रहते हैं। They all live in different layers of the forest. In the water bodies, अब फॉरेस्ट के आजू बाजू में जो वाटर बॉडीज है, चाहे वो लेक हो, रिवर हो, तो इन वाटर बॉडीज में कौन सा एनिमल्स है? अगेन मैं यहाँ पिक्चर शेयर कर रही हूँ, आप चाहे तो देख सकते हो। क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, स्नेक्स एंड टर्टल्स आर फाउंड। अब यहाँ पर एलिगेटर और क्रोकोडाइल अलग अलग दी गई है। Some of you might think that they are same. Yes, they are same. Alligator और crocodile. सिर्फ एक minor difference है। क्या difference है? जो alligator है, उसका face जो है वो U shape का है, थोड़ा curvy है। यहाँ पर मैं draw कर रही हूँ, ऐसा curvy है alligator का, और crocodile का जो है वो ऐसा थोड़ा आता है V shape का। आई एम शेयरिंग अ पिक्चर, आप पिक्चर में भी देख सकते हो एलिगेटर और क्रोकोडाइल के फेस के ऊपर, करेक्ट। तो एलिगेटर, क्रोकोडाइल, स्नेक एंड टर्टल्स, ये सारे के सारे एनिमल्स जो है ये वाटर में पाए जाते हैं, पानी के अंदर। नेक्स्ट, द फेमस एनाकोंडा स्नेक। एनाकोंडा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बहुत लंबा बड़ा सा स्नेक है, इट इज वेरी स्केरी, पूरे के पूरे इंसान को निगल जाता है, मूवीज में भी आपने देखा होगा। तो ये फेमस एनाकोंडा स्नेक इज फाउंड इन द अमेज़न बेसिन इन साउथ अमेरिका। ये एनाकोंडा स्नेक कहाँ है? अमेज़न बेसिन जो साउथ अमेरिका में है, यहाँ पर ये एनाकोंडा स्नेक पाया जाता है। यहाँ आपकी टेक्स्ट बुक में नीचे एक ब्लैंक भी दी गई है ब्लू बॉक्स में। The famous anaconda snake is found in the Amazon basin of dash. यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं, अफ्रीका, इंडिया, साउथ अमेरिका। तो the right answer is South America. Correct? So, next, a large variety of fish are also found here. बहुत सारी फिशेस भी है, क्योंकि वाटर बॉडीज है तो बट ऑब्वियस है कि वाटर के अंदर फिशेस भी होंगी, तो बहुत सारी वैरायटी, क्योंकि फिश में अलग अलग वैरायटीज होती है, सारी की सारी फिश एक जैसी नहीं होती, उनमें भी अलग अलग वैरायटीज होती है। कलरफुल बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स सच एज टैकन्स, उसे टॉकन्स भी कहते हैं, हमिंग बर्ड, आई एम शेयरिंग ऑल द पिक्चर्स। टॉकन्स देखिए, हमिंग बर्ड्स, मकाउस and parrots are found in
इनमें से कुछ बर्ड्स को आपने देखा भी होगा, मगर उनके नाम आपने फर्स्ट टाइम सुने होंगे, तो इसीलिए मैं पिक्चर शेयर करके बता रही हूँ। सच एज टॉकन्स, हमिंग बर्ड, देखिए टॉकन, हमिंग बर्ड, मकाउस एंड पैरट्स। पैरट्स तो आपने देखे होंगे, आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। ये सारे के सारे एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। तो वी लर्न इन दिस वाइल्ड लाइफ सेशन में हमने क्या पढ़ा? वाइल्ड लाइफ में हमने ये पढ़ा कि ट्री के ऊपर कौन कौन रहते हैं, मंकी, चिंपांजी, फ्लाइंग फॉक्स, फ्लाइंग स्क्विरल, देन जो अलग अलग लेयर्स में पाए जाते हैं ये सारे के सारे। देन वाटर बॉडीज में कौन कौन रहता है, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, स्नेक, टर्टल। फिर अमेज़न बेसिन जो साउथ अमेरिका में है, यहाँ एनाकोंडा स्नेक बहुत फेमस है, ये यहाँ पर पाया जाता है। देन कलरफुल बर्ड्स, कलरफुल बर्ड्स इसलिए वर्ड यूज किया गया है क्योंकि वो बर्ड, एक बर्ड के अंदर बहुत सारे कलर्स पाए जाते हैं। कलरफुल बर्ड्स लाइक टॉकन्स, हमिंग बर्ड्स, मकाउस एंड पैरट्स आर फाउंड हियर। ये सारे के सारे बर्ड्स हैं। एनिमल्स के बारे में सीखा, वाटर एनिमल्स के बारे में भी सीखा, बर्ड्स के बारे में भी सीखा। तो ये सारी वाइल्ड लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन थी इस चैप्टर में। नेक्स्ट कमिंग टू द ह्यूमन लाइफ। तो अब जंगल का एरिया है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन। तो फॉरेस्ट में डेवलप्ड इंसान रहते हैं? नहीं, जंगल में जो रहते हैं उन्हें जंगली लोग कहते हैं, ट्राइब्स। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ट्राइब्स। ट्राइबल पीपल लिव देयर, ट्राइबल पीपल। सो नाउ द इक्वेटोरियल रीजन हैज डेंस फॉरेस्ट विच हिंडर्स सेटलमेंट। यहाँ पर दो आपने नए वर्ड सुने, डेंस और हिंडर। डेंस मतलब बहुत घना जंगल है, बहुत घना। ओके, सो डेंस फॉरेस्ट का मतलब घना जंगल है, बहुत थिक फॉरेस्ट है। तो इक्वेटोरियल रीजन हैव डेंस फॉरेस्ट विच हिंडर्स सेटलमेंट, जिसकी वजह से हिंडर्स का मतलब है मेक इट डिफिकल्ट फॉर समवन टू डू समथिंग। तो हिंडर सेटलमेंट मतलब वहां सेटल होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां आपको सेटल होने में बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, क्योंकि प्लांट्स, ट्रीज बहुत सारे घने हैं। तो वाइल्ड एनिमल्स बहुत सारे, वाइल्ड एनिमल्स जहाँ पर बहुत सारे होते हैं वहां पर इंसान का रहना खतरे से खाली नहीं होता है। और एवरी डे इफ यू हैव टू फेस सम डिफिकल्टी, सम डेंजर, वुड यू लाइक टू सेटल देयर? नो, यू विल नॉट सेटल देयर। सम ट्राइब्स आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। कुछ ट्राइब्स मतलब अलग अलग जंगली जाति के लोग यहाँ रहते हैं। लाइफ इज वेरी टफ फॉर दीज ट्राइब्स। उनके लिए यहाँ पर लाइफ, जिंदगी बिताना बहुत टफ है, डिफिकल्ट है। मलेरिया इज अ कॉमन इलनेस इन दिस रीजन। क्योंकि जंगल का एरिया है तो क्या होगा, मच्छर बहुत सारे होंगे। तो इस वजह से, और एवरी डे 4 o'clock को अगर बारिश होती है तो बट ऑब्वियस आपने भी नोटिस किया होगा कि रेनी सीजन जब खत्म होती है हमारी, उसके बाद मस्कीटोज बहुत होते हैं। तो उन लोगों के लिए तो एवरी डे इवनिंग 4 o'clock ऑलमोस्ट बारिश होती है, करेक्ट? तो क्या होगा, मस्कीटोज बहुत सारे होंगे। तो इस वजह से मलेरिया, जो मच्छर के काटने से फैलने वाला एक बुखार है, ये बहुत कॉमन इलनेस है, बीमारी है। सम ऑफ दीज ट्राइब्स सच एज, यहाँ अलग अलग ट्राइब्स के मैं नाम बोल रही हूँ, जो अलग अलग जंगली लोग हैं उनके भी अलग अलग ट्राइब्स के नाम हैं, तो ये मैं बोल रही हूँ। सो सम ऑफ दीज ट्राइब्स सच एज सीमंस ऑफ मलेशिया। मलेशिया में जो ट्राइब है उसको सीमन कहते हैं। कुबूज ऑफ सुमात्रा, कुबूज नाम की ट्राइब है, वो सुमात्रा नाम की प्लेस में है। एंड पिग्मीज ऑफ कॉन्गो बेसिन। पिग्मीज, यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में फोटो भी शेयर किया है उन्होंने। ये पिग्मीज ऑफ कॉन्गो बेसिन, कॉन्गो बेसिन एक प्लेस है, आर नोमैडिक ट्राइब्स हु स्पेंड देयर लाइफ हंटिंग एंड गैदरिंग। ये जंगली लोग के ट्राइब्स के नाम हैं जो अपनी पूरी जिंदगी अभी भी
हंटिंग एंड गैदरिंग हमारे अर्ली ह्यूमंस की तरह ही बिताते हैं। अदर सच एज द दयाक्स ऑफ बोर्नियो, ये भी ट्राइब्स ही है। दयाक्स ऑफ बोर्नियो, बंटूज ऑफ जायरी एंड द अमेज़न इंडियंस फॉर्म द फार्मिंग कम्युनिटीज। ये सारे जो तीन मैंने नाम बोले, दयाक्स ऑफ बोर्नियो, बंटूज ऑफ जायरी एंड अमेज़न इंडियंस, ये सारे लोग फार्मिंग कम्युनिटीज में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्राइबल पीपल तो है मगर फार्मिंग करते हैं। क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स प्रैक्टिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इनमें से ज्यादातर लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? यहाँ मीनिंग्स में भी दिया है। अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच अ पीस ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय बर्निंग on which crops are grown for 2 to 3 years। इसका मतलब एक लैंड एरिया पर 2-3 साल तक वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उसके बाद उस लैंड को जला देते हैं। क्या करते हैं? जला देते हैं। The land is abandoned after a while because its productivity decreases। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि 2-3 साल तक एक ही पीस ऑफ लैंड के ऊपर अगर आप कुछ ग्रो करते हो तो उसकी फर्टिलिटी जो है वो कम होगी, कम होते जाएगी। तो इस वजह से वो बाद में अबैंडन मतलब खाली कर देते, वहां कुछ ग्रो नहीं करते क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द ट्राइब प्रैक्टिस शिफ्ट एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अंडर दिस सिस्टम दे क्लियर अ पीस ऑफ लैंड बाय बर्निंग। वहां पर जो कुछ भी बचा है उसको जला देते हैं। Then they grow crops in this land for 2 to 3 years, after which the fertility of land diminishes and they move to a new area। 2-3 साल तक एक जगह पर फार्मिंग या एग्रीकल्चर करते हैं, बाद में वहां सब जला देते हैं और दे शिफ्ट टू अ न्यू प्लेस, नई जगह पर चले जाते हैं। Then plantation agriculture was introduced by the Europeans who sailed to these lands to trade in the Southeast Asian countries and Africa। फिर वहां पर प्लांटेशन एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस स्टार्ट की गई। प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन लार्ज स्केल फॉर कमर्शियल पर्पज। कि ये लार्ज स्केल मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। और क्यों ग्रो करते हैं? फॉर कमर्शियल पर्पज, मतलब उसको सेल करके उसमें से पैसा कमाने के लिए, बिजनेस के लिए क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट, खुद को सफिशिएंट हो उतने क्रॉप्स नहीं ग्रो करते हैं, कमर्शियल पर्पज के लिए मतलब बहुत सारा ग्रो करते हैं और फिर उन्हें सेल करते हैं। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर यहाँ पर किन्होंने इंट्रोड्यूस किया? किन्होंने इंट्रोड्यूस मतलब स्टार्ट किसने किया? यूरोपियंस, जो यहाँ पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और अफ्रीका से सेल करके आए, मतलब थ्रू वाटर सेल करके आए और इन्होंने यहाँ प्लांटेशन एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। थ्रू दिस मेथड क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन लार्ज स्केल फॉर कमर्शियल पर्पज। और यहाँ प्लांटेशन एग्रीकल्चर का जो मेथड है उससे क्रॉप्स को लार्ज स्केल में ग्रो किया जाता है। और किसके लिए ग्रो किया जाता है? कमर्शियल पर्पज मतलब सेल करने के लिए। द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस प्लांटेशंस आर, यहाँ कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं ये लोग कमर्शियल पर्पज के लिए? टी, कॉफी, रबर एंड कोकोआ। टी, कॉफी, रबर एंड कोकोआ, ये सारे के सारे क्रॉप्स ग्रो करते हैं, लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं और वो भी कमर्शियल पर्पस के लिए, मतलब उन्हें सेल करके उनमें से पैसा कमाने के लिए। तो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पर इस चैप्टर को हम खत्म कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमने जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन है उसके बारे में इंट्रोडक्शन में उनका लोकेशन कहाँ पर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन आता है ये सीखा, उसका क्लाइमेट कैसा है, यहाँ की प्लांट लाइफ के बारे में सीखा, जिसमें हमने सीखा कि यहाँ
अलग अलग लेयर्स है, फॉरेस्ट में प्लांट्स में अलग अलग लेयर्स है। सबसे नीचे फॉरेस्ट फ्लोर, फिर थोड़ा ऊपर अंडर स्टोरी, उसके बाद कैनोपी और सबसे ऊपर वाला है वो है इमर्जेंट लेयर। आज के सेशन में हमने वाइल्ड लाइफ के बारे में सीखा, जिनमें हमने ट्रीज के ऊपर कौन से एनिमल्स रहते हैं, वाटर में कौन से एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स कौन कौन से हैं, ये सीखा। फिर ह्यूमन लाइफ में हमने ये सीखा कि अलग अलग ट्राइब्स, अलग अलग एरिया की, अलग अलग जगह की अलग अलग ट्राइब्स के बारे में सीखा, वो क्या करते हैं इसके बारे में सीखा। एंड हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप यू आर क्लियर विद दिस चैप्टर नाउ। ओके, एक बार आप अपनी टेक्स्ट बुक में से आज मैंने जो करवाया वो पूरा रीड कीजिएगा। कुछ नए प्रोनाउंसिएशंस है, वो प्रोनाउंसिएशन सीखना है आपको, उसे बोलना सीखना पड़ेगा, स्पेलिंग सीखने पड़ेंगे। ओके, एंड बिफोर आई स्टार्ट माय नेक्स्ट सेशन, इस चैप्टर का जो सेशन 3 होगा तो उसमें हम इस चैप्टर की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड, आप प्रिपेयर्ड रहिएगा, क्योंकि अगर आप चैप्टर से ही अगर आपको कुछ नहीं आता है तो एक्सरसाइज सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, सो एक बार पूरा चैप्टर रीड कीजिएगा, कोई डाउट्स है तो क्लेरिफाई कीजिएगा, एंड बी रेडी फॉर द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन। विथ टुडेज वीडियो आई एम सेंडिंग अ वर्कशीट which is fill in the blanks based, तो वो वर्कशीट आपको सॉल्व करनी है with the help of your textbook. Okay, you can also go through the video once again if you are not finding any answers. वीडियो में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे. So here I am ending this session. Bye.